मैं डॉक्टर राजपाल। इस वीडियो में द हिंदू के एक आर्टिकल दैट इज इंटाइटल्ड हार्डली इंडिया चाइना सेंचुरी डैंग इनविजन को डिस्कस करने वाला हूं। ये आर्टिकल लिखा गया है डॉक्टर शशि थरूर के द्वारा, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं फ्रॉम द सिटी ऑफ तिरुवनंतपुरम, और साथ ही साथ ही इज अ राइटर। He has written 22 books, including the latest one, The Battle of Belonging, or most famous one, An Era of Darkness, जिसकी complete vocabulary आपके इस चैनल पर टैग पर ऑलरेडी डली हुई है। थरूरोसोरस एक किताब है, उसके जो बेहतरीन शब्द हैं वो भी एक पूरी सीरीज टैग पे है। So those of you who love Dr. Shashi Tharoor speaking and aspire to speak like him can make the most the videos available on TAC, that is Transform and Empower Through Communication, your own YouTube channel. So to cut it short, इस आर्टिकल में जो भारत चीन के वर्तमान संबंध हैं उनके बारे में एक बेहतरीन विश्लेषण है। और अगर टाइटल क्वेश्चन पे जाएं तो चीन की ताकत क्या है और भारत के पास में चीन की इस चुनौती को टक्कर देने के लिए और उसको कॉम्पीट करने के लिए कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, भारत के पास में कौन से विकल्प हैं, इनकी एक संक्षिप्त चर्चा हम रखेंगे। बट उससे पहले आई वुड लाइक टू टेक अप द vocabulary section first. So here we go with the vocabulary section, and even in the vocabulary section we would take up the crucial compositions first, and as part of the standardized practice of TAC, the vocabulary is available on your screen through PPT. Lowest ebb in living memory. So this is the reference to इंडिया चाइना रिलेशंस, और डॉक्टर शशि थरूर के हिसाब से जो लोवेस्ट एब है, ज्वार और भाटा, तो एब वाला जो कॉन्सेप्ट है, लोवेस्ट एब, दे आर एट द लोवेस्ट फुटिंग इन द लिविंग मेमोरी। टू रॉक द बोट, if you say that somebody is rocking the boat, it means somebody is disturbing and causing disturbance in the ship, in the boat. So disturbance create करने वाला जो व्यक्ति है, that is defined through the expression to rock the boat. Problem creator. Residual restrictions on. Residual means as we see, residual का मतलब जो चीजें बची हुई हैं अवशेष के रूप में. So residual restrictions on tariff and trade, they have been lessened by the ruling regime led by Prime Minister Narendra Modi. The policy of sidestepping contentious issues, जो contentious issues हैं, जो ऐसे issues हैं जो विवादास्पद हैं, जो aggressiveness को induce करते हैं, उन issues को साइड स्टेप करना, उनको साइड में रख के, and to promote trade policies. That is the technique being deployed by China and largely accepted by India. तो ये भी एक जो इसका जब डिस्कशन करेंगे तो उसमें हम इस बात पे फोकस करेंगे कि जो साइड स्टेपिंग कंटेंशियस इश्यूज की पॉलिसी है उसमें हु इज एट द विनिंग हैंड, उसमें भी फायदा किसका है। जाहिर तौर पे चीन का है, लेकिन वो किस प्रकार से है उसकी चर्चा हम इस वीडियो का जो कंटेंट है उसको डिस्कस करते टाइम, इस आर्टिकल का जो कंटेंट है उसको डिस्कस करते टाइम करेंगे। सब्सिडरी प्लेस, अ प्लेस दैट इज द प्लेस ऑफ सबऑर्डिनेशन। एक ड्राइविंग प्लेस है, ड्राइविंग सीट है, एक अपर हैंड है और एक सब्सिडरी प्लेस है जो कि आप एज अ सबऑर्डिनेट यू हैव अ प्लेस, द प्लेस ऑफ अ सबऑर्डिनेट, जो आपकी हेल्प करता है, आपका हेल्पिंग हैंड है, that is subsidiary place. So China has always shown India its subsidiary place and has always been on the upper side. Tighter limits on Chinese investment. This is one technique being deployed by
by New Delhi, that that's a symbolic economic retaliation. So वो symbolic economic retaliation है, उसकी क्या वायबिलिटी है और क्या उसका स्कोप है, कितना सक्सेसफुल वो एक मैकेनिज्म है फॉरेन पॉलिसी का, उसको भी इसी वीडियो के माध्यम से आपके साथ में चर्चा रखी जाएगी. इट वुड बी शूटिंग इटसेल्फ इन द फुट इफ, सो वो कहते हैं ना, हिंदी में कहा जाता है अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, उसका अंग्रेजी जो एक्सप्रेशन है, जो इडियम है, दैट इज टू शूट इटसेल्फ इन द फुट, अपने खुद के पैर में ही शूट करना, निशाना मारना. नेक्स्ट, this is the vocabulary section. From crucial compositions and word combinations, phrases, we move to the words. Relegate, it is a most often repeated word, and it means to give somebody a lower or less important position, rank, etc. than before. किसी व्यक्ति को पहले से पहले के मुकाबले कोई लोअर पोजीशन या रैंक उसको देना, रेलीगेट. तो प्रमोशन का ऑपोजिट है रेलीगेट, डिमोशन जिसको हम कह सकते हैं. बैंडिसमेंट्स, बैंडिसमेंट मींस प्लीजेंट थिंग्स दैट यू से टू डू to somebody or to do for them, to try to persuade them to do something. Bandishments का मतलब वो सारी pleasant things, वो सारी खुशनुमा चीजें जो किसी व्यक्ति को आप उसको खुश करने के लिए कहते हैं, ताकि वो सब कुछ करे जो आप चाहते हैं. So bandishments are the techniques of winning someone's confidence, winning someone's approval, जिसको अपन मोलिफाई भी कह सकते हैं, परसुएड कह सकते हैं. बर्जॉइनिंग, बिगिनिंग टू ग्रो और डेवलप रैपिडली, जब कोई चीज एकदम से शुरू होती है ग्रो करना रैपिडली, दैट इज बर्जॉइनिंग. फ्लफ, फ्लफ मींस एंटरटेनमेंट दैट इज नॉट सीरियस and is not considered to have great value. Incursion, a sudden attack on a place by foreign armies, etc. Next, इंक्लूजन का मतलब विदेशी आर्मी के द्वारा किसी देश पर अचानक से आक्रमण करना. नेक्स्ट इज फोर्टिफाई, टू मेक अ प्लेस मोर एबल टू बी रेजिस्ट अटैक, स्पेशली बाय बिल्डिंग हाई वॉल्स. फोर्टिफाई करने में मतलब दीवारें बना के किसी जगह को अटैक से डिफेंसिव बनाने का जो प्रोसेस है, दैट इज फोर्टिफाई. इंटरडिक्ट, an official order from a court that orders you do not do something. एक न्यायालय का आदेश जिसके माध्यम से आपको कुछ करने से रोका जाता है, रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, that is interdict. Pablum, bland or insipid intellectual matter, entertainment, etc. Lucrative, काफी बार रिपीट हुआ है, and it means प्रोड्यूसिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, प्रॉफिटेबल, वो चीज जो बहुत ही लाभप्रद है, दैट इज लुक्रेटिव. फॉर एग्जांपल, दिस इज अ लुक्रेटिव आइडिया और दिस चॉइस वुड बी वेरी लुक्रेटिव फॉर द न्यूकमर्स. फिडल अराउंड, फिडल अराउंड मींस टू स्पेंड योर टाइम डूइंग थिंग्स दैट आर नॉट इम्पोर्टेंट. ऐसी चीजें करते हुए आप अपना वक्त जाया करते हैं जिससे कोई प्रोडक्टिव आउटकम नहीं आता, दैट इज फिडल अराउंड. फिडलिंग विद द कीज भी होता है, टू पास टाइम, एंड पर्टिकुलरली once you are anxious, so many people have this habit of fiddling with the pen, पेन को फिडल करते रहेंगे, that is and that's a sign of your anxious state of mind. So this is the vocabulary portion, that and the crucial compositions. Now I would be taking up the thematic issues being discussed in this आर्टिकल वेरी मैथमेटिकली, एंड आई होप कि जो क्वेश्चंस मैंने आपसे शेयर किए हैं इन द बिगिनिंग ऑफ दिस वीडियो, उनके आंसर्स के लिए यू वुड कंटिन्यू टू वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली, थॉरोली एंड विद हाईएस्ट पॉसिबल अटेंशन. सो इस आर्टिकल का जो सबसे बड़ा थीमेटिक और जो इसका थीम है, जो स्टेटमेंट है, जो मेजर स्टेटमेंट है, वो है डेंग. सो डेंग in 1989, if I'm not mistaken, then he said to the then Prime Minister Rajiv Gandhi that 21st century
would be India and China's century. So वो अब जमीनी हकीकत नहीं है। जैसा कि डेंग ने कहा कि 21वीं शताब्दी भारत और चीन की शताब्दी होगी, चीन का एक तरफा अपना रुख है और वो समझते हैं कि जो 21st सेंचुरी है that entirely and only belongs to China's supremacy. So hardly the India-China century Deng envisioned, जिस भारत चीन की 21वीं शताब्दी की परिकल्पना डेंग ने की थी, वो अब जमीनी हकीकत नहीं है. And for the current Chinese leadership, the 21st century is destined to be China's alone, with India to be shown its place. तो वर्तमान में जो चाइना की रूलिंग लीडरशिप है, उसका मानना है कि 21st सेंचुरी एंटायरली बिलोंग्स टू चाइना. And 15 months after the clashes between Chinese and Indian soldiers in the Galwan Valley, India-China relations are at their lowest ebb in the living memory. This is the observation that the writer makes कि अब तक का जो भारत चीन संबंध रहे हैं वो लोवेस्ट पोजीशन पे हैं. इंडिया हैज यूजुअली शोन नो डिजायर टू रॉक द बोट. भारत की तरफ से ऐसा कभी किया ही नहीं गया कि वो चाइना को परेशान करे या कोई एग्रेसिव एक्शन ले. बट स्टिल its actions and statements have usually been designed not to provoke our northern neighbor. जो हमारा उत्तरी पड़ोसी है उसको प्रोवोक करने के लिए कभी भी भारत की तरफ से ना कोई स्टेटमेंट दिया गया, ना कभी कोई ऐसा एक्शन लिया गया. बट टू रेलिगेट द border problem to be the back burner while enabling trade relations with China. ट्रेड रिलेशंस को मेंटेन करके और जो बॉर्डर इशू है उसको हमेशा बैक बर्नर पे रखा गया है, उसको टॉप प्रायोरिटी पे नहीं रखा गया. एंड नाउ वर्थ क्लोज टू 100 बिलियन टू फ्लरिश. अब वो ट्रेड भी 100 बिलियन के आसपास तक फ्लरिश हो चुका है. सो दैट इज वेरी solid proof that what has been the priority of both the leaderships, both from India and China. India made it clear that it was unwilling to join in any United States-led containment of China, its traditional obsession with preserving its strategic autonomy. भारत का हमेशा से मानना रहा है कि भारत की जो एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है उसको मेंटेन करने के लिए वो अमेरिका के किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बनेगा जो चाइना को काउंटर करता हो. सो अमेरिका की जो काउंटर चाइना पॉलिसी है उसका पार्टिसिपेंट इंडिया नहीं बनना चाहता. आफ्टर 2 centuries of colonial rule made it wary of the blandishments of the West. So वेस्ट की तरफ से जो बैंडिसमेंट्स, जो लुक्रेटिव, जो अट्रैक्टिव ऑफर्स रहे हैं, उसके बावजूद भी इंडियन पोजीशन हैज बीन दैट ऑफ द पॉइंट that it will not be an enthusiastic player in their scheme of things. Ironically, before Galwan, 2020 was supposed to be a landmark year for the two countries' bilateral relations. और उसके लिए Chinese President Xi Jinping and Indian Prime Minister Narendra Modi they met in October 2019 in Mahabalipuram, and in their 18th meeting they promised to each other that they would take India-China relations to the new heights. Particularly जो 70 साल का संबंध है भारत चीन का, उसको 17th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए, एक फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस को प्रगाढ़ करने के लिए 17th एनिवर्सरी मनाने का प्रॉमिस किया गया, अनाउंस किया गया. और उसके तहत 70 जॉइंट एक्टिविटीज भारत और चीन को करनी थी, जिसमें जाहिर तौर पे बर्जॉइनिंग ट्रेड, जो बढ़ता हुआ ट्रेड है, वो सम्मिलित था, और स्पोर्टिंग स्कॉलरली रिसर्च इनटू देयर एंशिएंट सिविलाइजेशनल लिंक्स. भारत चीन के जो सिविलाइजेशनल लिंक्स हैं उन पे रिसर्च करने का था. साथ ही साथ मिलिट्री डेलीगेशंस के एक्सचेंज का भी उसमें प्रोग्राम था अंडर द रूब्रिक सीनो इंडियन कोऑपरेशन. और ये सारी चीजें कोई मजाकिया नहीं रही, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो रेजिडुअल रिस्ट्रिक्शंस थे
ट्रेड पे उनको कम किया। और आज उस सब की बदौलत चाइना हैज एन एक्टिव रोल in constructions, road and railways, Statue of Unity. We see n number of examples. उसमें चाहे फिर रोड निर्माण की बात हो, चाहे स्ट्रेटेजिक सेक्टर में टेक्नोलॉजी की बात हो, उन सभी में चाइना हैज बीन अ वेरी एक्टिव प्लेयर एंड द डेटा स्पीक्स दैट चाइनीज इन्वेस्टमेंट current and planned stood at about 26 billion in India. So this is a data that speaks a volumes of truth about this developing trade between India and China. So India engages with China diplomatically in BRICS. BRICS के माध्यम से, that is Brazil, Russia, India, China and South Africa. उस ग्रुप में भी भारत डिप्लोमेटिकली चाइना से engaged है और enthusiastic पार्टनरशिप भी है चाइना लेड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में। साथ ही साथ जो एनडीबी है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, उसमें भी जो फॉर्मली दैट वाज नोन फॉर ब्रिक डेवलपमेंट बैंक, उसमें भी इंडिया एक इंथुजियास्टिक प्लेयर है, एक पार्टनर है और ये सारे इनिशिएटिव्स चाइना के द्वारा लेड किए गए हैं। बट देयर कम्स अ बट, एंड द बट इज it has become increasingly apparent that the policy of sidestepping contentious issues and encouraging bilateral economic relations had played into Chinese hands. ये जो contentious issues को साइड स्टेप करके और ट्रेड की जो डिप्लोमेसी है उसको प्रमोट करने का जो एक इंटरनेशनल, एक फॉरेन पॉलिसी का एस्पेक्ट रहा है, वो चाइना के फायदे के लिए रहा है। एंड द हाउ इट हैज बीन बेनिफिशियल उसका जिक्र भी हम इसमें करेंगे। साथ ही साथ एक साइड में चाइना का ट्रेड बढ़ रहा है, दूसरी साइड में स्मॉल इंट्रूजन से ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन भी हो रहा है और ट्रेड के साथ में इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाइना का वो जाहिर तौर पे हो ही रहा है और साथ ही साथ मिलिट्री डेवलपमेंट भी हो रहा है बिकॉज LAC के across line of control intrusions रहे हैं, मिलिट्री अटैक्स रहे हैं और ज्योग्राफिकल लैंड्स पे कब्जा भी रहा है। साथ ही साथ Chinese have constructed permanent structures in the areas of their intrusion and issued statements claiming that sovereignty over the Galwan Valley has always belonged to China. साथ ही साथ ये भी इनका assertion रहा है। So Deng Xiaoping had told the then Prime Minister Rajiv Gandhi in 1988 that 21st century would be India and China's century. तो वो जो 1988 में जो एक विजन था दोनों राष्ट्रों के बीच के संबंधों का और दोनों राष्ट्रों को इस प्रकार से सम्मिलित करते हुए इस प्रकार से इन्विजन किया गया that 21st century will be 21st century would be belong to India and China, वो जमीनी हकीकत नहीं है। and the current Chinese leadership has no patience for such a pabulum। और इस प्रकार के जो सीरियस एक इंटेलेक्चुअल डायलॉग था उसके प्रति कोई अब उनकी पेशेंस नहीं है। दे बिलीव, इंडीड बिलीव, दे नो, उनको पता है इनफैक्ट दैट इट इज डेस्टाइन्ड टू बी चाइनाज सेंचुरी अलोन, कि 21st सेंचुरी है वो चाइना की सेंचुरी है एंड आर ऑल टू हैप्पी टू शो इंडिया इट्स सब्सिडरी प्लेस इन पैकिंग ऑर्डर एंड दैट्स व्हाई इंडिया इज शोन इट्स पैकिंग ऑर्डर। India has responded largely with symbolic acts of economic retaliation. अब how India has reacted to this sort of diplomacy, उसमें economic retaliation रहा है जिसके माध्यम से banning so many Chinese apps और चीन के सामान का बहिष्कार करना, वो एक symbolic economic retaliation है। लेकिन वो retaliation भी इतना ज्यादा कारगर नहीं है और वो कारगर ना होने की सबसे बड़ी जो वजह है वो है that for our own economic development, particularly for equipments and microphones and all that, our dependence on China is very high। हमारे खुद के डेवलपमेंट के लिए
खुद के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए चाइना पे हमारी जो डिपेंडेंस है वो बहुत ज्यादा है. एंड इंडिया हैज आल्सो रीइम्पोज्ड टाइटर लिमिट्स ऑन Chinese investment in projects such as railways, motorways, public sector, construction projects, and telecoms. A reversal of the openness to China that Modi administration had initially shown. So economic retaliation through banning Chinese products is horrifying many in New Delhi, as it would be shooting itself in the foot if it is acted too strongly against China. सभी मानते हैं कि अगर हम चाइना के प्रति स्ट्रिक्टली बैनिंग प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं तो अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने के बराबर होगा. सो इट्स नॉट अ वायबल ऑप्शन. So and India's dependence on China for its non-consumption economy remains at a very high level. So the point is, what kind of options India has. एक प्रकार से हमें समझ में आ गया कि किस प्रकार से contentious issues को, और चाइना के द्वारा कहा भी जाता है that border issues would be solved by coming generations. Let's focus on the trade. Let's focus on the economic development. So वो economic development, geographical expansion. So basically China is an expansionist state. It is expanding in geographical, in geography, in economy, and in military software, and claiming that peace is all there. So that's the strategy. और इसी स्ट्रेटजी, इसी स्टल स्ट्रेटजी के तहत चीन ताकतवर है और चीन की ताकत यही है. अब भारत के पास में विकल्प क्या है? भारत के पास में दो विकल्प हैं. इंडिया हैज टू स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस, और देयर आर टू स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस फॉर न्यू दिल्ली, एंड वन इज reconciling itself to playing second fiddle to an assertive China in the region. एक तो जो assertive China है उसको इस क्षेत्र में वो काउंटर करे, और seeking strength and leverage by aligning itself with a broader international coalition against Chinese ambitions. जो चाइना की एम्बिशन के खिलाफ जो coalitions हैं, international coalitions हैं, उनके साथ में अलाइन करे. Since the first is indigestible, और पहला ऑप्शन कि इंडिया वुड काउंटर चाइना इन द रीजन, वो इनडाइजेस्टेबल है, वो ज्यादा कारगर ऑप्शन नहीं है. तो क्या फिर जो लास्ट क्वेश्चन है, विद विच द राइटर डॉक्टर शशि थरूर नॉट कंक्लूड्स बट opens a Pandora's box for speculation from acclaimed international strategy analysts and the top think tanks, is that should India align with the West? So with this question, he ends the article. And thank you so much for watching this video. If you have not subscribed the channel, I would request you to subscribe the channel. And if you like these videos, I would also make a humble request to share this channel as much as possible. Thank you so much for watching this video. Thank you.